प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप अपनी रेंज डिसाइड कीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो एक पेपर नहीं 2 पेपर है, अपने माइंड को हमको वो डेवलप करना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा माइंड और बॉडी वो दोनों सिंक में काम करें। अगर हमारा माइंड अलर्ट है लेकिन बॉडी नहीं साथ दे रही है तो हमारे मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना रिजल्ट देगा नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप 2 से 3 साल अपना तैयारी का पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वे फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। शाहिर लुधियानवी के इस शायरी को चरितार्थ किया है हमारे एक स्टूडेंट नीरज ने। आज हम लोग नीरज से उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ में नीरज से पूरी तैयारी के विभिन्न आयाम के बारे में समझेंगे। नीरज, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नीरज, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीरज सोनगरा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा स्कूलिंग भोपाल से ही हुआ है। वहाँ मैंने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और ये मेरा 6th अटैम्प्ट था और इसमें मुझे 964 रैंक प्राप्त हुई है। अच्छा नीरज, आपने तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए और क्यों ऐसा लगा? तो सिविल सर्विसेज के बारे में जब मुझे 2017 के आसपास मेरे कुछ कज़न थे उनके बारे में उनसे चर्चा में हुआ तो बताया उन्होंने कि ये भी एक ऑप्शन रहता है, इसकी तैयारी कैसे होती है और इसका कार्य क्या रहता है। और पर्सनल लेवल पे मैंने एक बार एक अनुभव किया था तो मुझे लगा कि इस तैयारी में और शामिल होना चाहिए और ये मुझे एक पर एक्सपोजर के साथ साथ एक सोशल सर्विस का एक बेहतर विकल्प प्रोवाइड कराएगा। तो मुझे इस कारण इसका और रुझान दिखा। और कोई पर्सनल मोमेंट जो आपने उसका उल्लेख कर सकते हो? सर, हुआ ये था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी ग्रेजुएशन के समय। तो वो लास्ट ईयर के स्कॉलरशिप मुझे आ नहीं पाई थी। वो उसका कुछ 3 या 4 महीने तक वो डिले रही थी। तो मैंने उसको एक सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया था। तो वो मेरी जो स्कॉलरशिप की समस्या है वो डीएम स्तर पे गई थी और उनके एक इंटरवेंशन से मुझे मेरी स्कॉलरशिप जो कि 4 से 5 महीना हो गया था नहीं आई थी, उसका मुझे बेनिफिट मिला था। तो मुझे समझ में आया कि ये एक स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन एक अधिकारी मतलब एक छोटे से काम करके भी वो कितना मेरे लिए कितना बेनिफिट है। तो मुझे लगा कि ऐसे छोटे छोटे काम जो लास्ट माइल पे जो है उनके लिए मैं कर सकता हूँ, मुझे एक ऐसे कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो मुझे इसका मेरा और रुझान और बढ़ा और मैंने इसकी तैयारी करी है। वाह। तो नीरज, ये अब जैसा कि आपने तो इतना लंबे अरसे से आप इसमें तैयारी में हैं संलग्न, तो जो एक पहले अटेम्प्ट में भी जो लोग सिलेक्ट होता है उसको भी 2 साल लगता है। 1 साल पूरी तैयारी, फिर अटेम्प्ट देना और रिजल्ट आने में 1 साल। तो इतनी लंबी तैयारी, इस एग्ज़ाम प्रोसेस में इतना लंबा तैयारी करना पड़ता है, उसको कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाया और कैसे एग्जीक्यूट किया? सर, यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने जो छोटे छोटे बैटल्स कहूँगा मैं इसको, तो उसकी तैयारी की थी कि प्रीलिम्स के लिए है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसके साथ ही पैरेलली जब फर्स्ट में फाउंडेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने जब तैयारी करने का सोचा है तो उसको कैसे मेंस के कुछ टॉपिक है वो रेडी करके रखना है। तो मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग तैयारी की है। अच्छा। तो इसमें आपका टेस्ट सीरीज आपने कहीं लिखा? यस सर, मैंने लास्ट ईयर में अभ्यास ज्वाइन किया था मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए मैं विजन का टेस्ट सीरीज़ फॉलो किया हूँ। तो इसका बेनिफिट भी मुझे मिला है। अभ्यास का मेंस का एक मेन बेनिफिट ये रहा कि एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो वहाँ सारे बच्चे जो मेंस दे रहे हो रहे होते हैं उनके साथ जाके उसकी मतलब एक जो मेंस के एग्ज़ाम के पहले ही तो हमारा एक वो नॉलेज लेवल भी टेस्ट होता है, एक एंजाइटी लेवल है जो कि हमको कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है उस दिन के लिए। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये। तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपने टेस्ट लिखे हैं। अब हम लोग, अब जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीएससी में 3 चरण हैं, उसको मैं कहूँगा 3 फिल्टर हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स की तैयारी पे हम लोग आते हैं। प्रीलिम्स में जीएस का पेपर बड़ा अब डायसी हो गया है। उसमें ऑप्शंस का जो प्रकृति है, नेचर है, बड़ा बदल गया है।
तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर प्रीलिम्स के लिए अभी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन की जो नेचर है, जो एरिया है, वो नहीं बदला है, उसको ऑप्शन के द्वारा बदला गया है। तो इसके लिए अभी ज़रूरी है कि आप उसी पैटर्न पे जो पुराने PYQ है उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। जैसे पहले जो मैच द कॉलिंग आते थे, तो अब उसको नए जो विकल्प आ रहे हैं कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसको आपको अंदाज़ा पड़ेगा। और एक तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप अपनी रेंज डिसाइड कीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, और जो कट ऑफ जा रहा है, जो ट्रेंड एनालिसिस है लास्ट 5 ईयर का, उसको एनालिसिस कीजिए कि आपको कितने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कोई 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी क्लियर कर सकता है, किसी को 80 की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक अपना रेंज डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और जो सोर्सेज की बात की जाएगी तो NCERT से उनको फॉलो कीजिए, या फिर आप कहीं कोचिंग जो कर रहे हैं तो उसके नोट्स को, एक प्राइमरी सोर्स को अपना खुद का बना के लिखिए, या वो NCERT हो सकती है या फिर आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं। उसको थरोली, मतलब लगभग 3 बार तो रिवाइज होना ही। कम से कम 3 बार? यस सर। तो मैं भी यही फॉलो किया। और इसके साथ टेस्ट सीरीज़ जो है, एक लगभग अलग अलग टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले ये होना चाहिए कि आप GS के लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन कर लें, देख। हाँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, और आपको अगर आप 50-50 पे भी है तो कितने आपके चांसेस हो रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने जा रहे हैं, तो आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है उसका भी अंदाज़ा पड़ेगा। तो मैंने इसका ही एनालिसिस किया और ये मुझे बेनिफिट भी किया है। और नीरज, मैं आपसे उस मोमेंट के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स में गए होंगे और GS में जब पेपर आपने देखा होगा, तो देखा होगा कि ऑप्शन तो अजीब सा है और सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। तो उस समय अपने आप को कैसे आपने हैंडल किया, कैसे मैनेज किया उस समय? तो थोड़ा थोड़ा लगा था, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरे साथ रूम में और भी लोग भी है और उनके लिए भी यही शॉकिंग है। तो मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली बेहतर करना है, तो मैंने अपने माइंड को पहले ही उस अकॉर्डिंग डेवलप किया। और शायद UPSC का जब 2020 का आया था तो एक हिंट मिल गया था। UPSC पहले मतलब पूरा एकदम अचानक से नहीं किया गया था, सब कुछ प्री प्लान था। और उन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो पॉलिटी, मतलब बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वहीं से ट्राई करने का, जो नए ऑप्शन वाले जो है वहाँ से किया। तो इतना मेरे लिए वो नहीं रहा था। लेकिन ये है कि इस पेपर का अगर जो इसका एनालिसिस नहीं कर पाया, उसका सेकंड पेपर में ज़्यादा नुकसान हुआ है। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं कि प्रीलिम्स में इन जनरल GS की बात कर रहा हूँ। अब जो मैं सभी से बात करता हूँ और ख़ुद भी मैं जब स्टूडेंट था, तो कितना भी पढ़ लें 25 से 30 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आता है, और जिसमें कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ उतना करके आएंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो आपको नेक्स्ट कम से कम 40-50 सवाल और करने हैं। जब 80 क्वेश्चन करने हैं, 85 करने हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट तो हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो कैसे वहाँ पे आप इंटेलिजेंट गेस लगाते हो, कैसे वो आप हिंट लेते हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन पिक करना है? सर प्रीलिम्स में लगभग आप जैसे बताया आपने 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आप श्योरिटी दे सकते हो। उसके बाद में मेरा जैसा अंदाज़ा रहता था कि मैं 80 क्वेश्चन तक मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मैं वो टिक कर लेता था जहाँ पे 50-50 तक मैं पहुँच पा रहा हूँ कि हाँ 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर उसको देखता था कि क्या रिस्क आ रहा है। तो उसके बाद जो इकॉनमी का हुआ कुछ, तो उसको थोड़ा बहुत तो गैस करना ही पड़ जाता था। लेकिन वो गैस इस वजह से नहीं रहता था क्योंकि हम उसके पीछे हमारे जो 2 साल की मेहनत है वो हमारे माइंड में, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती है, तो वो हेल्प करती है। इंट्यूशन जिसको बोला जाएगा, तो उसका भी हेल्प लेना चाहिए। और मेन है प्रीलिम्स के पेपर में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तो अगर वो होगा तो ही आपका माइंड फ्रीली सोच पाएगा। नहीं तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आपको लगाना तो अटेम्प्ट तो करना पड़ जाएगा, लेकिन चांसेस होंगे कि वो गलत होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हमारा माइंड भी उस टाइम पॉजिटिवली वर्क करेगा। और अब असली मुद्दे पे बात आते हैं। आजकल मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से बात करता हूँ, तो लगभग लोग बोलते हैं कि सर अब तो GS का उतना टेंशन है नहीं, बहुत पढ़ लिया। असली टेंशन CSAT का है, और पिछली बार CSAT में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट का नहीं हुआ। तो CSAT के बारे में आप क्या कहेंगे स्टूडेंट को, कि कैसे गाइडेंस देंगे, क्या उनको बोलेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या लगता है आपको? तो सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो एक पेपर नहीं 2 पेपर है। अपने माइंड को हमको वो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे पेपर को जब
क्वालिफाइंग पेपर जब तक मान के चले तो चीज़ें 2019-20 तक ठीक रही। उसके बाद चीज़ें भी वो, क्योंकि उस पेपर की सीरियसनेस को हमने समझा नहीं, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो जीएस में बहुत सारे ऑप्शन अपना ट्राई कर चुके हैं। उनके लिए नई चीज़ करने के लिए सी सेट बचता है, तो उसको एक सीरियसनेस के साथ देना पड़ेगा। और मैंने भी मतलब नहीं लिया, और मैंने भी मतलब 2020 में लाइटली लिया, तो मैं भी उसका शिकार रहा हूँ। मेरा जीएस का क्वालिफाई हो गया था, लेकिन सी सेट में 60 के आसपास नंबर रुके हैं। तो उसको सीरियसनेस 2020 में 2020 में सर। अच्छा। तो मैंने भी उसको एक पेपर उसको फुल रिस्पेक्ट देनी होगी। तो उसके लिए मैं लगभग जब 2020 का नहीं हुआ तो मैंने डेली जो अपने शेड्यूल है उसमें सी सेट के कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करिए। डेली का मतलब साल भर की बात कर रहे हैं? लगभग मैंने एक टॉपिक, मतलब वीकली मैंने एक टॉपिक उठा लिया है, तो उसको मैं कंप्लीट किया। और लास्ट में जब जनवरी आ गया है और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास में है, तो उसको लगभग 3 घंटे आपको देना पड़ेंगे, तब जाके होगा। और इसके साथ ही सर सी सेट में भी आप एक पोर्शन पर रिलाई नहीं कर सकते। आप रीजनिंग पे कर ले, मैथमेटिक्स, या फिर कंप्रीहेंशन पे करके चले गए, तो हो सकता है कि उस ईयर में जैसे लास्ट ईयर हुआ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग टफ आई थी, और कंप्रीहेंशन कंपैरेटिवली आसान था। तो अगर एक सेगमेंट पे रिलाई करेगा तो उसके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो तीनों को साथ में लेके चलना होगा, और वो उस दिन को पेपर को देख के आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस सेगमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की। और पहले मॉक लगाया था आपने सी सेट का? सर ये सी सेट के कुछ पेपर दिए थे, उसके साथ ही पीवाई के जो है उसके सहायता से मैंने अपने जो कंप्रीहेंशन है उसका जो एक स्कोर है उसको बढ़ाया था, कि मेरे सी सेट के क्वेश्चन कम से कम गलत हो। और यूपीएससी मतलब जो एग्ज़ाम आ रहा है सीएससी का, उसमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है, तो उसको भी मैं अपने माइंड को डेवलप किया कि कंप्रीहेंशन मुझे इस स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारा हम देखते हैं कि सी सेट कंप्रीहेंशन के आंसर के एंड तक गलत आते हैं, वो बाद में पता चलता है कि वो इसका रियल आंसर क्या है। तो जो कंप्रीहेंशन के कैसे मतलब जो मतलब संस्था ने क्या सही किया है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा माइंड डेवलप वर्क करता है। तो वो PYQ से हम कर सकते हैं बेस्ट ऑप्शन। तो बेसिकली आपका कहना है कि लगभग लोग, मैं भी देखता हूँ, ये बात करता हूँ, तो सी सेट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे कर लेंगे, लास्ट में 2-3 महीने में कर लेंगे, और वो बार बार फंसते हैं। मेरे पास तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो लोग 2-3 साल से लगातार सी सेट में फेल कर रहे हैं। तो आपने जो साल भर प्रैक्टिस किया, ये बहुत जरूरी है। जरूरी है सर। सी सेट अब क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, डिस्क्वालिफाइंग पेपर है, इसको ध्यान में रखना होगा। वेरी गुड। तो आपने सही कहा है कि अब ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बच्चों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बन गया है ये। तो प्रीलिम्स की तो हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट फिल्टर जो मेंस है उस पर आते हैं। और मेंस का मार्क्स तो जुटना ही है, उसी से लगभग रैंक उसी से निकलता है। तो मेंस की तैयारी में आपका क्या स्ट्रेटजी था, और इसको आपने कब से शुरू किया? मेंस की तैयारी क्या प्रीलिम्स के जस्ट बाद शुरू किया या पहले से कर रहे थे? सर मेंस की तैयारी जब मैंने 2019 में दिया था, तो मैं इतना आइडिया नहीं था, पहली बारी पेपर हुआ था, तो मेरे सब्जेक्ट रेडी नहीं थे, तो उसका मेरे को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसके बाद मैंने सीख ली, और फिर जो पेपर GS4 है, एसए है, और GS3 के जो कुछ टॉपिक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और इन्वायरमेंट के कुछ सेक्शन है, तो वो मैं पहले से रेडी करके रखा, तो इसका बेनिफिट भी मिला। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मेंस का जो है तैयारी पैरेलली होता है, और जैसे जो प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट है, आपकी हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इसके साथ कुछ जो सब्जेक्ट है वो नहीं होते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो कुछ एरिया है, सिक्योरिटी के कुछ एरिया है, वो आपको खुद से नोट्स रेडी करने चाहिए। तो मैंने जो मेरे आगे के अटैम्प्ट रहे उसमें मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, और एसए के लिए, एथिक्स के लिए, दोनों को मतलब साथ में लेके चला, कि मतलब क्योंकि बहुत सारी स्टोरी होती है जो आप एसए में भी कोट कर सकते हो और एथिक्स में एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने अपना सेट बना के रखा था। तो इसके लिए मैंने मतलब विजन के जो मटेरियल है उसको भी फॉलो किया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, सिक्योरिटी को लिए। तो मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी को प्रीलिम्स की तैयारी के साथ पैरेलली शुरू करना है, और इसके साथ ही जो 3 महीने का गैप मिलता है उसमें आपका पूरा वो रेडी होना चाहिए, ऑप्शनल रेडी होना चाहिए, उसको 1-2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। और जो आपके जो कोर एरिया है, GS1 के कुछ टॉपिक है, सोसाइटी है, वो आपको पूरे टाइम उसी में रिवाइज कर लेना चाहिए। और मेन जो नेगलेक्ट कर देते हैं GS3 का, तो अगर GS3 मतलब
मार्किंग के हिसाब से देखा जाएगा तो कम है, लेकिन अगर आप एवरेज मार्किंग में नहीं पा पाओगे तो और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो दूर हो जाते हैं। तो उसमें उसमें मैंने जो GS3 के जो सब टॉपिक है कुछ कुछ उसको रेडी किया था पहले से ही, तो ये हेल्पफुल रहा था मुझे। तो ये जो मेंस में हम लोग अब टेस्ट का रोल आपसे पूछेंगे कि आपने कितने टेस्ट दिए और आपका क्या लगता है कि टेस्ट का कितना रोल है इसमें? सर मेंस के दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी विजन की, और 8 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे और अभ्यास के टेस्ट दिए थे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और इसके साथ ही जब लगभग ऐसे जो 3 महीने के ब्रेक है आता है, जो टाइम तैयारी मिलता है, उसमें हम लोग मैं ट्राई करता था कि हर हफ्ते एटलीस्ट 2 ऐसे तो लिखूँ, क्योंकि जो ऐसे का जो फ्लो है वो अगर आप उस टाइम एंड में ही एग्ज़ाम में जाके लिखोगे तो आप शायद उसको अडेप्ट नहीं कर पाओगे। और ऐसे के साथ साथ ही एथिक्स को भी मैं दोनों को ही फॉलो किया हो। तो टेस्ट लगभग आप मान के चलिए कि 15 से 20 टेस्ट आपको देने ही है। तो आप उस एनवायरनमेंट में आ जाए और आपको 3 घंटे लगातार लिखना है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको फॉलो करना चाहिए। और अगर फाउंडेशन स्टार्टिंग ही किए हो और तैयारी के उसमें हो और आपका एक बार वाइज हो चुका है चीज़ें, तो आप सेगमेंट वाइज जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनको भी देना शुरू कर देना चाहिए। और नीरज, एक चीज़ और जो बहुत खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट में मैं देखता हूँ, वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और GS के आपके मार्क्स देख के लग रहा है, और आपसे जैसा बात भी हुआ कि आपने पूरा पेपर कंप्लीट किया था, तो आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए, स्पीड कैसे बढ़ाया जाए? सर पेपर कंप्लीट होने का तो एक आपका थॉट और आपका जो पेन है उसको मैच करना चाहिए। और ये एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में कितना मतलब नंबर मिल सकता है, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे होंगे, उसकी मार्किंग 10 मार्किंग की होगी। तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको 8 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप 15 नंबर वाले क्वेश्चन को पूरा टाइम दे पाए। और एक क्वेश्चन जो रहते हैं कि उसको सिर्फ अटेम्प्ट करना होगा और उसको आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा। तो उसको ज़्यादा समय नहीं देते हुए जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको पूरा करने का ट्राई करता था। अच्छा। और नीरज, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने हिस्ट्री चुना, जैसे, और हिंदी मीडियम में काफ़ी कम, ऐसे तो UPSC हर ऑप्शनल अलाउ करता है, लेकिन बच्चे काफ़ी कम ऑप्शनल लेते हैं, जो गिन के 4-5 हैं। तो आपने हिस्ट्री ही क्यों चुना, और हिस्ट्री में इन जनरल मार्किंग कैसा होता है? सर हिस्ट्री का मार्किंग और जो मेरा मतलब मैंने मेरा हिस्ट्री चुनने का मुख्य कारण तो मेरा इंटरेस्ट रहा है। इसके साथ ही मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मेरे को प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे के लेवल पे हेल्प करेगा। तो मेरे चुनने का कारण यह रहा। और इसके साथ ही जो इसके सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वो हिंदी मीडियम में अच्छे से अवेलेबल थे, तो इस कारण चुना। लेकिन हाँ, अभी के टाइम पे थोड़ा मतलब अभी जो हिस्ट्री में जब पहले मार्किंग हो जाती थी और आ जाते थे नंबर, उसमें थोड़ा और आपको बेहतर करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी आपको लगभग हिस्ट्री के लिए थोड़ा, अगर आप फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे सकते हो तो ये ऑप्शन चुनना चाहिए। क्योंकि इसके लिए अभी नए नए सोर्सेज भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। जो एक भुपिंदर सिंह मैम की बुक है, और आपको शायद अब इग्नू के नोट्स हो जो BA के लिए, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास समय है और आप तैयारी के अभी स्टार्टिंग में हैं तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो। और मुझे तो हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, MA भी मैंने किया है, तो मैंने इस वजह से लिया है। तो ये पूरे मेंस के प्रोसेस में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, चाहे GS के हो या फिर ऑप्शनल के हो? यस सर, एथिक्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और जो जैसे मैंने बताया GS3 के कुछ सेगमेंट, तो 10-10, 15-15 पेज के शॉर्ट नोट वो रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। और ऑप्शनल के लेवल पे जैसे जो हिस्टोरियंस है उनके कोड्स है, और एक जो जनरल सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, कुछ पीरियड की बात की जाएगी तो उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए होती है, तो आपके आंसर में आ जाना चाहिए। तो वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं उस टाइम। नीरज, अब हम लोग एस्से की बात करते हैं। आपका मार्कशीट देख रहा था तो आपके बड़े अच्छे नंबर है एस्से में, 125। और इस बार के हिसाब से मैंने टॉपर्स का भी मार्क्स देखा है, 110, 108, जिसको पहले पिछले अटेम्प्ट में 135, 140 आए हैं, उसके 110 हैं। तो और आपने बताया भी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने हर वीक 2 एस्से लिखा है। यस सर। तो वो मार्क्स में भी झलक रहा है। तो
अब जो नेचर इससे का पूरा चेंज हो रहा है, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अमूर्त टॉपिक पे काफ़ी फोकस है यूपीएससी का, इंटेंजिबल टॉपिक जिसको फिलोसफिकल टॉपिक भी हम लोग बोलते हैं। तो उसको कैसे तैयार करें और उसमें उसका सोर्स कहाँ से लें, इसके बारे में कुछ बताइए। सर जैसे ऐसे क्या बात की आपने, मतलब वो जो भी पूछे जा रहे हैं अमूर्त है, फिलोसफिकल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक खास ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, ओरिएंटेशन को ध्यान में रख के नहीं सिलेक्ट किया गया है। उसका आपका क्रिएटिविटी चेक करने के लिए है। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि आप अगर ऐसे में अगर लिख रहे हैं, अगर आपने कुछ उसके जो कोटेशन है उसकी अपने उसके भाव को समझा दिया, तो आपको एवरेज मार्किंग तो हो ही जाएगा। और उसके बेहतर करने के लिए मैंने कुछ स्टोरीज जो आप रेडी करके रखेंगे, जैसे द बेटर इंडिया वेबसाइट है, उसको मैं फॉलो करता था। वहाँ पे कुछ कुछ जो स्टोरी आती थी वो मैं नोट करके रखता था। अच्छा। तो वो एस्से में और एथिक्स में दोनों में ही हेल्पफुल रहती है। तो इसको मैंने फॉलो किया है। और साथ में एस्से में मैं एक ध्यान ये रखता था कि ज़्यादा, जो हिंदी में कहा जाएगा तो कुटिल ना हो, मतलब समझने वाले को ज़्यादा तनाव ना दे। वो ऐसे का जो एक मेन जो भाव है वो आपके उसमें आता रहे, मतलब कठिन भाषा का कठिन उपयोग भाषा ना का प्रयोग करें। ना करे। अच्छा। तो मैं उसको ध्यान रखता था। और साथ में ही एक बैलेंस बना रहे ऐसे में, क्योंकि वो हमारे मतलब मेन हमारा जो है कि वो हमारी रचनात्मकता को परीक्षण कर रहे हैं, मतलब हमारा जो सोचने का तरीका है उसका परीक्षण किया जाता है। तो उसको अगर आप ऐसे को ज़्यादा अपना बांध के रखेंगे, और जो एक राइटिंग का भी एक वो हो जाता है कि इसका फ़ायदा मिलता है, तो आप अगर प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे, जैसे मैंने बताया कि मैं 2 मेंस और पीटी और मेंस के बीच में 2 टेस्ट लिखता था। और अगर आप जब तैयारी के दौर में हैं, आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे हिस्ट्री हो गया है, एथिक्स हो गया है, तो आप जो पुराने ऐसे आए हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। कोई जो पीवाईक्यू में पूछा गया है उसका आप वीडियो अगर अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब में, कुछ जो क्लासेस का क्या होते हैं तो उनको फॉलो कर सकते हैं। पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना है, लेकिन एक आपको स्टार्टिंग के लिए एक वो मिल जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। और सबसे पहले तो मेन है कि आप लिख के जाए। ऐसे सबसे मुश्किल काम जो रहता है ऐसे के लिए कि हम तैयारी नहीं करते। कब मैंने भी 2019 के जो अटेम्प्ट में दिया था, तो मैंने मेरे पहले ऐसे वहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिखे, तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ था कि ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी है। तो एक मतलब ऐसे की शुरुआत करना कठिन है। अगर आप 10 ऐसे तक पहुंच जाएंगे, लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक ऐसे लिखना भी अच्छा है और इसमें मार्किंग भी आपको उसका लाभ मिलेगा आपको टेस्ट में। आपने ऐसे कोई फॉर्मली टेस्ट लिखा, ऐसे का टेस्ट लिखा था, कोई टेस्ट सीरीज? सर अभ्यास में जो हुए थे, अच्छा, अभ्यास में। उसमें लिखे थे मैंने। अब हम लोग अंतिम फिल्टर, जो अंतिम स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट, उस पे आते हैं। नीरज, आपका पर्सनालिटी टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यूअर हैं वो कैंडिडेट में कौन सी क्वालिटी देखते हैं? सर मेन जो इंटरव्यूअर की जो एक पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है, तो उसकी अलर्टनेस को, साथ में जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, उनका लोगों से बात करने का, इंटरेक्शन करने का तरीका कैसा है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को अपने डेली लाइफ में सभी लोगों से, सभी प्रकार के जो भी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन करना हो सकता है, जिसमें आप अपने सीनियर्स को भी एक ब्रीफ देंगे और कुछ मिनिस्टर्स को भी देना हो सकता है। तो साथ में जो सामान्य जन है उनसे भी बातचीत करना हो सकता है। तो इसको वो सूटेबिलिटी को ध्यान चेक करते हैं। और नॉलेज को लेके जिसको बोला जाता है, वो नॉलेज एक बेनिफिट तो करता है, लेकिन मेन जो है तो पर्सनालिटी में नॉलेज नहीं है, वो आपकी अलर्टनेस और आपके जो आप कैसे आंसर दे रहे हो और आप कैसे उस सिचुएशन में आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, उस पर ध्यान दे दिया जाता है। और साथ में सर मुझे मेन एक इंटरव्यू के दौरान जो समस्या रही कि 21 में जैसे मैं बात करूँगा, तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा हूँ, तो और कम लोगों से बातचीत करना होता था, तो ये मेरी पर्सनालिटी में भी झलका, उसके मार्क्सिंग मुझे देखने को मिले। तो मैंने जो इसमें सुधार हो सकता है, तो 2021 के बाद से ये किया कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो किसी से बात करने का ट्राई करूँ कि कैसा क्या होना चाहिए, और एक अनजान लोगों से बात करने में जो हेजिटेशन होती है उसको कैसे धीरे धीरे कम कर पाऊँ, इसका मैंने ट्राई किया है। और साथ में सर जो एक तैयारी के दौरान हम जो आइसोलेशन में चले जाते हैं कि घर वालों और फ्रेंड से मतलब बातचीत कम हो जाती है, तो एक सोशल लाइफ जो रहती है उसका भी
डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है, तो इसका नुकसान इंटरव्यू में होता है। तो इसको बचने के लिए मैंने पीयर ग्रुप जो था मेरा, उसका सहारा लिया और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, एक पर्सनल प्रॉब्लम से भी डील करने के लिए और तैयारी के लेवल को और एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी की बात करेंगे तो एक अपना छोटा सर्कल, जो भी आप तैयारी के दौरान आपका जो दोस्त बनते हैं और वो भी साथ में इंटरव्यू दे रहे होंगे या फिर नहीं भी दे रहे होंगे तो आगे देंगे, उनके साथ इंटरेक्शन रखें और उनके साथ जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है उसको करने का ट्राई करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब एक बढ़िया पीयर ग्रुप बनाना बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। है सर। वाह। और नीरज, जो इन जनरल सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो हाइप्ड है किसी चीज़ का, वो है करंट अफेयर का। जब जिससे बात कीजिए तो करंट अफेयर, और मार्केट में आपको पता है विभिन्न कोचिंग का बहुत सारा करंट अफेयर मटेरियल है, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं और हर कोई करंट अफेयर ही पढ़ा रहा है। तो आपने करंट अफेयर कैसे तैयार किया और बच्चों को क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें करंट अफेयर के लिए? सर करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आप पहले जो फाउंडेशन हो जाता है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, 4 सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अगर उसका एक बेस आपने रेडी कर लिया तो उसके बाद मुझे सबसे बेहतर लगता है कि आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए। ये आपके मतलब एक न्यूज़पेपर आपको करंट अफेयर्स जो आपने जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज होते हैं उसके साथ, और इसके साथ ही सर वो 2 लेवल पे भी हेल्प करता है। आपके सीसैट में कम्प्रीहेंशन के सही होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और इंटरव्यू में आपको जो आपका नॉलेज जो होना चाहिए और इंटरेक्शन के लिए एक, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका एक नॉलेज बेस बना हो, आप इंटेलेक्चुअल होना भी चाहिए अब दिखने के साथ साथ। तो ये मुझे हेल्पफुल लगा और मुझे लगता है कि इसको न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए, और इसके साथ ही एक मैगज़ीन जो भी आपको लगती है मंथली, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका जो डेली न्यूज़पेपर आप जो पढ़ रहे हैं तो एक मंथली के साथ साथ वो आपके टॉपिक रिवाइज होते चले जाए। कुछ हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक पढ़े हो जो मैगज़ीन में ना हो, और मैगज़ीन के कुछ टॉपिक हो जो आपने न्यूज़पेपर में ना पढ़े हो, तो वो दोनों आप फॉलो, एक आपका एक बेस रेडी हो जाएगा डाटा आपको, तो आपको आगे के उसमें हेल्प करता है। तो आपने न्यूज़पेपर से कोई नोट्स वगैरह भी बनाया था? नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर को रीड करता था, नोट्स के लिए मैंने विजन की जो मंथली मैगज़ीन उसको फॉलो किया है। अच्छा। न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर सर मुझे पर्सनली द इंडियन एक्सप्रेस ठीक लगता है। आप अगर आपकी वोकैब अच्छी है और आपको समझ में अगर चीज़ें आती है तो आप द हिंदू को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आता है इंग्लिश, तो कैसे वो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कैसे पढ़े वो? सर अभी तो ट्रांसलेशन का भी विकल्प मौजूद है, उसके साथ ही अगर आप और कंपलसरी का इंग्लिश का पेपर देना ही है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये कोई एक बड़ा चैलेंज बचता है। तो अगर आप इसको एक भाषा के रूप में अगर देखा जाएगा तो मुझे इतना कंसर्न दिखाई नहीं देता। फिर भी अगर आप चाहे तो आप जनसत्ता को भी फॉलो कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी वर्जन है। तो पर्सनली मैं अगर बताऊंगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें ताकि आपकी वोकैब भी ठीक हो, भाषा भी थोड़ी सरल है। हाँ, और चीज़ें अगर आपको समझ में आएगी तो उसको आप अगर कुछ कठिन वर्ड आते तो आप गूगल के ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना तो हो ही सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है पर्सनली कि 3-4 महीना पढ़ने के बाद आदमी धीरे धीरे खुद सीख जाता है, और काफ़ी लोगों से मैंने बात की है जो सिलेक्ट भी हुए हैं, शायद आपको भी शुरू में दिक्कत हुई होगी, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाता है। मेन है सबसे स्टार्टिंग में जब न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते तो हमको सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारी तैयारी का स्तर है और हम अगर PYQ देखेंगे मेंस के और PT के, तो आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर का कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। तो ये समय के साथ धीरे धीरे आएगा। तो लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो शुरुआत अगर कर देंगे तो बेनिफिट रहेगा। नीरज, इतना लंबा जर्नी है आपका भी रहा है, 6 अटेम्प्ट जैसा कि आपने बताया हुआ, और साल देखेंगे तो आज पहुंच जाता है। 1 साल पहले से तैयारी किया और 1 साल बाद रिजल्ट आता है, तो आज साल। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि मेंटल स्ट्रेस काफ़ी आता होगा, हर स्टेज में आता होगा, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और वो तो एग्ज़ाम का दिन की बात है, लेकिन ऐसे आम दिनों में भी आता होगा। कभी आप लो फील करते होंगे, कभी हाई।
तो इस मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें यूपीएससी की तैयारी में? जो मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ तो यही मेन प्रॉब्लम दिखता है मुझे। आप क्या सलाह देंगे? ये सर सारा मेन मेंटल हेल्थ का ही है, और इसी को हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं अपने, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा माइंड और बॉडी वो दोनों सिंक में काम करे। अगर हमारा माइंड अलर्ट है लेकिन बॉडी नहीं साथ दे रही है तो हमारे मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना रिजल्ट देगा नहीं। तो इसके लिए मुझे तो सबसे पहले लगता है कि आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद को फॉलो करें। और इसके साथ ही सब जब तैयारी के स्तर में आते हैं तो अब जब से शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट को पढ़ना है, नई नई कुछ एक जो हम टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे तो हमको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाते हैं। वो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद फिर अगर टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि मार्क्स भी कम आए, तो उसको लेकर प्रेशर है। तो उसको मैं उससे बचने के लिए मैंने मेरा जो पीयर ग्रुप है उसको साथ लिया, और मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे मतलब मेरे तैयारी के साथ ही पूरे पूरे समय जो मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे उसमें मेरे को पूरा फॉलो किया। तो उनको मैं हर चीज़ें शेयर करता था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। जैसे मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मतलब एक जब तैयारी के दौरान पे जो बीच बीच में जो सक्सेस मिले उस सक्सेस को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ने देना, और अपने जो आगे के गोल है उनको कैसे फॉलो करना है वो बताते रहे वो। और इसके साथ ही जब 2019-20 का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, तो उस दौरान उसने मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसके कारण ही मतलब ऐसा रहा है कि जो उस वो जो दौर था मतलब एक तो साथ में कोविड का भी टाइम था, और उसके साथ ही 2019 में पहली बार मैं मेंस से आउट हुआ था। तो अब कैसे आगे की तैयारी करनी है, उस दौरान उस जो ग्रुप था जो फ्रेंड थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके साथ ही मैं उसी एक वही कारण रहा जो मेरा जो मेंटल हेल्थ था उसको मैं अपना उसको ठीक कर सका, और अपना जो तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए मैंने उनको काफ़ी मतलब थैंकफुल रहूँगा मैं। तो मतलब एक बढ़िया पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में मुझे लगता है कि बेसिक लेवल पे अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे दोस्त होने चाहिए जिससे अपनी बात आप शेयर कर सकें। इवन क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने माता पिता को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो ना समझ पाएँ, अलग जनरेशन है, और तैयारी के पक्ष को ना समझ पाएँ। तो आपने सही कहा। और ये पूरी तैयारी के दौर में मतलब प्रोसेस में मेंटरशिप का क्या रोल है? आपका कोई मेंटर रहा है जो आपको हेल्प किया हो? ये सर विजन में मेरे मेंटर रहे हैं कृष्णा सर को मैं पर्सनली मैं प्रीलिम से लेके मेंस और इंटरव्यू के दौरान मिलता रहा हूँ। और इसके साथ ही जो मेरे मेंटर असाइन हुए थे जितेंद्र नागर सर, उन्होंने वो काफ़ी हेल्प की। और जो चीज़ें हैं या फिर कुछ मेंस के दौरान कुछ टॉपिक है वो समझने के लिए, और कुछ जो मेरे आंसर कॉपी है उसको देख के इवैल्यूएट करके जो मैं क्या और उसमें इनपुट लगा सकता हूँ जिसका मुझे बेनिफिट मिले वो बताने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और इसके अलावा जो नॉन एकेडमिक कोई सपोर्ट मिलता है मेंटर की तरफ से? सर ऐसा मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो लगी नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रुप में रहा है वो लोग काफ़ी मतलब मेंटर से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो उनको भी उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो मतलब एक क्योंकि तैयारी के दौरान आपको फ्रस्ट्रेशन भी होता है, हाँ। तो अगर आपका कोई जो मेंटर है और आपको मतलब अगर चीज़ें समझाता है तो वो काफ़ी हेल्प रह जाता है, क्योंकि हर टाइम हम पढ़ाई की बात नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सनल जो चीज़ें होती है अगर वो आप शेयर कर पाए अपने मेंटर से, मतलब कुछ घर का भी इशू हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, तो अगर आपको अगर कोई बताने वाला हो और आपको उस समय कोई सलाह देने के लिए रेडी हो तो आपको अपना रिजल्ट में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। नीरज, अंत में आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदी मीडियम छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको पता है कि काफ़ी बच्चे काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष की मिसाल हैं आप। तो अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि आपने जब तैयारी का इस शुरुआत करने का निर्णय लिया, वह निर्णय भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और आपने उसको लिया है, तो एक स्टेज को जो एक बड़ा कदम होना चाहिए था वो आपने उठा लिया। अब अपनी तैयारी के 2 से 3 साल अगर आप इसी तैयारी को देते हैं जिसमें आप पूरा अपना सिलेबस है सब कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं, और अपना जैसे सर ने भी बताया कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट, अगर उसको भी ध्यान में रखते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत होगी। सफलता ज़रूर मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, कुछ सबके तरीका, सबका पढ़ने का समझने का तरीका अलग अलग होता है, और सबका कैचिंग कैपेसिटी वह भी सबकी अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 से 3 साल अपना तैयारी का पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। यह ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, मेहनत पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। थैंक यू नीरज। नीरज ने जो पंक्तियाँ कही हैं उसमें नीरज का पूरा जीवन का संघर्ष झलकता है। होपफुली आपको भी काफ़ी कुछ नीरज से सीखने को मिला होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, आपको लगातार डटे रहना है। हम लोग अगले सेशन में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।